सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। सीता मेरी बात सुनो, फोन बंद मत करो। सभी आदमी एक जैसे होते हैं। दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस लड़की के साथ बैठना मेरी मजबूरी थी। मुझे लगा कि मैंने अपनी आवाज़ खो दी है। अफसोस की बात है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। क्या तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया? आज से मुझे दोबारा कभी फ़ोन मत करना। तुम और मैं एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। वह आखिरी शब्द थे। फोन की लाइन दूसरी तरफ से कट हो गई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था। सेल फोन पर सीता की तस्वीर, ये शायद सीता की कॉलेज की तस्वीर थी। उस फोटो में जिसमें वो बेहद आकर्षित लग रही थी। शायद वह अपने सहपाठी से कुछ बातें सुनकर हंस पड़ी थी और उसका खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे की नज़र में कैद हो गया था। सीता के दूधिया सफ़ेद रंग की बनावट पर जरा भी शक करने की गुंजाइश न थी। मुझे उस तस्वीर पर सीता किसी परी जैसे लग रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और सेल फोन को अपनी जेब में रख लिया था। रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरी शिफ्ट का टाइम भी अब ख़त्म हो चुका था। मैं सीधे मैनेजर के पास गया और जाने की इजाज़त मांगी। मैनेजर मेरे और सीता के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और कहा, संजू, कल जल्दी आ जाना क्योंकि रियाज भाई अभी छुट्टी पर है। जैसे ही एक तेज़ हवा का झोंका मेरे शरीर को छुआ, मैंने अपनी जैकेट की जिप लगाई और तेजी से कदम बढ़ाया। बस स्टैंड पर इतनी रात में बस का आना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पी ली। बड़ी दूर में एक मोटरसाइकिल आता हुआ नजर आया। मैंने उसे इशारा किया तो उस बाइक वाले ने बाइक रोक ली। मैंने करीब जाकर कहा, मुझे साकेत की तरफ जाना है। अगर आप वहीं जा रहे हो तो मुझे साथ में लेते चलो। मोटरसाइकिल वाले के चेहरे पर हेलमेट लगाया हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने उसको धन्यवाद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसके पीछे बाइक पर बैठ गया और वह पहले की तरह रफ्तार के साथ बाइक चलाने लग गया। क्या करते हो मिस्टर? उसने पूछा। कौन सा काम करते हो? एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा, क्या जॉब करते हो? उसने पूछा। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मैं वेटर हूँ। और दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा सी छा गई। रात का सन्नाटा बहुत बढ़ता जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार सड़क पर उसने बाइक रोक दी और कहा, झूठ बोल रहे हो? तो मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वेटर हो। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया था। देखो, जब मैंने ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा बिताई है, हाँ, या तो तुम बहुत बड़े झूठे हो या बहुत बड़े सच्चे। एक बात तो है, उसने थोड़ी परेशानी के शब्दों में कहा। मैं बाइक से उतर गया था और उससे कहा, सर, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। और जहाँ तक बात सच झूठ की है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको यकीन दिलाऊं, क्योंकि आप मेरे लिए एक अजनबी हैं। ये कहकर मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मैंने अभी थोड़े कदम ही चल पाया था कि बाइक वाला मेरे पीछे आ गया और कहा, चलो बैठ जाओ। इतनी रात को कहाँ भटकते फिरोगे? तुमसे जो मैंने वादा किया था मैं तुम्हारी मंजिल तक छोड़ने का, वह तो पूरा करना पड़ेगा ना। मैं चुपचाप उसके पीछे दोबारा बैठ गया और बाइक चल पड़ी। इस बीच उसने कहा, यार माफ़ करना, मुझे कोई हक नहीं है इस तरह तुम्हें झूठ और सच को परखना शुरू कर दूं। मगर बात कुछ यूं है कि मैं एक पुलिस वाला हूं और सारी ज़िंदगी पुलिस में बिता दी। अब इंस्पेक्टर रैंक पर पहुंचा हूं। अब हमारा काम ही ऐसा है कि लोगों पर यकीन बहुत कम करते हैं और शक ज़्यादा। बड़े दिनों बाद मेरा दिल किया कि आज मैं बाइक पर थोड़ा घूमूं फिरूं। आज अपने बेटे अनूप की बाइक उठाकर मटर गश्ती करना शुरू कर दिया और हंसने लगा। मैंने अंदाज़ा लगाया, पुलिस में रहने के बावजूद वह जिंदा दिल था, मगर मुझे उसकी हंसी में शामिल होना पड़ा। इस बीच मेरी मंजिल आ गई। उसने बाइक रोक दी और सर से हेलमेट उतारी तो उसका चेहरा काफ़ी अजीब लग रहा था। गोरा रंग, चेहरे पर बारीक सी मूछें और आंखों का रंग बहुत काला। उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। शायद मैंने उन आंखों को पहले कभी देखा होगा। कनपटियों पर सफ़ेद बाल, यानी ढलती हुई उम्र की तरफ जा रहा था और काफ़ी हट्टा कट्टा मजबूत लग रहा था। उसने अपने सामने वाले जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी हाथ में रख दिया। कहा, अब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए एक पुलिस वाला नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल हूँ। मुझे तुम्हारी सच्चाई ने दिल को छू लिया है। अच्छा मिस्टर। वह राम राम कहकर बाइक स्टार्ट करके चला गया। मैंने एक नज़र उसके कार्ड पर डाली जिस पर लिखा हुआ था इंस्पेक्टर दीपक, और नीचे उसका एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड को जेब में डाला और चलता हुआ एक ऊंची सी बिल्डिंग के पास पहुंचकर सीढ़ियों के रास्ते चलता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और एक कमरे के करीब रुककर जैकेट की जेब से कमरे की चाबी निकाली और कमरे के लॉक को खोलकर
अंदर दाखिल हो गया। लाइट जला के कमरे में गया तो उल्टे सीधे कपड़े पड़े हुए थे, खाने पीने के बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने जूते उतारा, चश्मा उतार कर बेड पर सो गया और सीधे से अपनी आंख बंद कर ली। माँ का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ गया। माँ की सुरीली सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी, संजू मेरी जुबान की लाज रखना, मेरा जीने का कोई आसरा नहीं है और उसे बेआसरा न होने देना। माँ की कपकपाते हुए हाथ मेरे हाथ में था। फिर बोली, तू शहर में काम करता है ना, क्या पता तुझे गांव की लड़की पसंद ना हो, पर मैंने तेरे अंकल से वादा किया था। तेरे पापा के मर जाने के बाद अब तेरे अंकल भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब उनकी बेटी को हमारे सिवा कौन सहारा देगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वादा कर मुझे मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हाँ हाँ, तेरा बेटा तेरा भरोसा कैसे तोड़ सकता है मम्मी, तू जो कहेगी वही करूँगा, मैंने तड़प कर जवाब दिया। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फिर अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और खुद में ही बड़बड़ा रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीख मारी, फिर फूट फूट कर रोने लग गया। अब कौन है जो मुझे चुप करवाए। माँ ने तो उसी टाइम आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। जब आखिरी बार उसने मुझसे वादा लिया था तो शायद वादा लेने के लिए सांस चल रही थी। मैं बेड से नीचे उतर कर पानी पिया। मेरी आंखें दुख रही थी, न जाने मैं कितनी देर से रो रहा था। माँ से जब मेरी फ़ोन पर बात होती थी तो कहती, बेटे मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू बस मुझसे मिलने आ जाया करो, तुझे देख कर ही तो मैं जीती हूँ। मैंने कहा, मम्मी मेरा दिल तो करता है मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ रहूँ, पर तुझे तो पता है ना, गांव में ना ही हमारी ज़मीन है और ना ही कोई काम है। माँ मैं तुझे अपने साथ शहर रखना चाहता हूँ तो आप मानते ही नहीं। अब क्या रखा है वहाँ, कौन है मम्मी जो आप यहाँ नहीं आती। तब माँ चुप हो जाती और फिर कहती, संजू मेरा सब कुछ तो यहाँ है, अब कौन सी इतनी जिंदगी रह गई है जो शहर जाऊँ, सब यहीं चले गए हैं, बस अब तेरी माँ ही तो रह गई है। मैं तड़प कर बोला, माँ तू ऐसी बातें ना किया कर, मैं काम छोड़कर पक्का पक्का तेरे पास आ जाता हूँ। तब माँ बोली, ना बेटा ना, तो दिल लगाकर काम कर, फिर अभी तेरा ब्याह भी तो करना है। माँ ने जिंदगी में मुझसे कुछ ना मांगा, पर जाते जाते मेरा दिल ही मांग लिया। मेरा दिल क्या, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा खून सब माँ का ही तो है। अब माँ ही नहीं रही तो ये सोचकर मुझे रोना आ गया। न जाने कब सुबह हो गई, मेरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैं वॉशरूम गया, चेहरे पर पानी के छींटे मारे, आंखें सूजकर सुर्ख हो चुकी थी, चेहरे पर हल्की हल्की सूजन आ चुकी थी। मुझे आज भी याद आ रहा था कि मैं जब छोटा था तब माँ मेरी उंगली पकड़कर सामने रोहतास अंकल के दुकान पर ले जाती थी और कहती, मेरे बेटे को चीज़ दे दो। तब वह जाकर मुझे टॉफियाँ दे देता और बहुत खुश हो जाया करता। तब वो माँ को कहता, दीदी तेरा संजू तो सचमुच ही बड़ा है और अच्छा इंसान साबित होगा। 10वीं तक मुश्किल से पढ़ पाया था, फिर घर की तंगी की वजह से शहर में काम करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर मेरे गांव के एक दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई, जिसने मुझे शहर की एक पॉश कॉलोनी में रेस्टोरेंट की वेटर की जॉब दिलवा दी। मैंने नहाया धोया और सुबह जल अपने सूरज देवता को अर्पण करके उनसे प्रार्थना की और फिर माँ की बड़ी याद आई। तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे प्रार्थना भी बड़ी मुश्किल से की गई। सवेरे की किरण चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी अभी अंधेरे रास्ते पर थी। एक दुकान से ब्रेड लिया और अपने कमरे में वापस आ गया। हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैनेजर को राम राम किया और फिर वॉशरूम जाकर वेटर का ड्रेस पहना और अपने काम पर लग गया। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। मैं खाना शुरू कर रहा था। कुछ लोगों को देखकर मैं सोचता, क्या लोग वाकई इतने खुश होते हैं जितने यहाँ नजर आ रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा ही खुशी होती है? मेरा दिल बहुत उदास था। शाम को ब्रेक हुई तो मैनेजर ने बुलाया और कहा, संजू आज तुम दिन में काम कर रहे थे, एक लड़की यहाँ आई और ये लिफाफा दे गई। मैंने मैनेजर से लिफाफा लिया और वह मैनेजर एक अच्छा इंसान था। वह मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा था। मैं लिफाफा लेकर एक अलग रूम में आ गया और जो सिर्फ रेस्टोरेंट के स्टाफ के लिए बना हुआ था, वहां जाकर लिफाफा खोला। ये सीता के साथ खींची हुई कुछ फोटोग्राफ थे। एक छोटा ताजमहल और गोल्डन कलर का पेन था जो मैंने सीता को गिफ्ट किया था। साथ में एक लेटर भी था। लेटर खोलकर पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था, संजू मैं तुम्हें भुलाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर चीज को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ। बस इतना ही खत में सीता ने लिखा था। मैंने जेब से फोन निकाला और सीता का नंबर डायल करने लगा, मगर दूसरी तरफ पावर ऑफ जा रहा था। मेरे पास सीता का एड्रेस भी नहीं था। मैं सीता को बताना चाहता था कि मैं लता के साथ क्यों बैठा था, क्योंकि मैंने सीता के साथ इतने दिनों से बात नहीं किया था।
क्योंकि मैंने इतने दिन सीता की कोई कॉल नहीं सुनी थी और मैंने उसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। सारे सवाल के जवाब मैं उसे आज दे देना चाहता था, मगर वह शायद कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। मैं समझ सकता था वह इस टाइम कितनी तकलीफ़ में है, मगर वह नहीं जानती थी कि मैं उससे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। ये मेरी वेटर की जॉब की पहली साल थी जब सीता अपनी क्लास फेलो के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आई थी। सीता सबसे अलग नज़र आ रही थी। वह इतनी खूबसूरत कि किसी की नज़र भी उस पर ठहर सकती थी। उसका यूं बात बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ना और आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाना, वह हुस्न के सारे कड़ी पार कर चुकी थी। सीता की टेबल पर जाकर मैंने पूछा तो सीता ने मुझे देखा। शायद वह एक ऐसा पल था जब मेरी और उसकी आंखों का एक अजीब सा टकराव हुआ था। उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा था, तुम वेटर हो? मैंने जवाब दिया, जी मैडम जी। अच्छा, कमाल है। सीता ने इस तरह कहा तो उसकी सारी क्लास फेलो ने मुझे देखना शुरू कर दिया था। फिर सीता बहाने बहाने रेस्टोरेंट में आती रही और हम दोनों की निगाहें भी आपस में टकराती रही। शाम की बात है जब रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ था। मैं भाग भाग कर सबका खाना सर्व कर रहा था। वहीं जाने अनजाने में जग का पानी किसी औरत के पाँव में गिर गया तो फिर उस औरत के पति ने पूरे रेस्टोरेंट में तूफान खड़ा कर दिया था। मैं सॉरी सॉरी करता रहा, मगर उन्होंने मुझे जलील करने की कसम खा रखी थी। मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना बेइज्जत किया। मुझे अपनी उस बेइज्जती पर कोई दुख नहीं था। मैं अपना काम करता गया। उस टाइम मैनेजर मौजूद नहीं था। इतने में एक टेबल से सीता उठकर आई और उस औरत को आड़े हाथ लिया। अगर उससे गलती से पानी गिर गया है तो वह बेचारा माफ़ी भी तो मांग रहा है, तो आपको चाहिए उसे माफ़ कर दे। पानी ही तो गिरा है, कोई तेजाब नहीं गिर गया। उस औरत के पति की सीता ने बोलती बंद कर दी थी। मैं तो धन्यवाद भरी नज़रों से सीता को देखने लगा और बाद में उसका धन्यवाद किया। तब सीता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। सीता के साथ मेरी हमदर्दी बढ़ती गई। एक दफ़ा तो सीता ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लंच करने पर मजबूर कर लिया था, जो कि रेस्टोरेंट के वसूलों के खिलाफ भी था। एक वेटर आने वाले कस्टमर के साथ खाना खाएगा, मगर मैनेजर ने मुझे उस दिन सिर्फ वार्निंग दी थी। तब मैंने सीता को कह दिया, प्लीज़ आइंदा कभी भी मुझे खाना खाने पर फोर्स ना करो। तभी सीता चुप कर गई थी। फिर सीता ने मुझसे मेरा नंबर लिया और एक दफ़ा बाहर किसी जगह बुलाया। फिर सीता के साथ मेरी मुलाकातें शुरू हो गई। सीता से मेरा बहुत गहरा संबंध हो गया था। सीता जितनी चंचल थी, अंदर से उतनी ही ज़्यादा भावुक थी। मेरी छोटी छोटी बातों को बहुत महसूस करती थी। मुझे तो कभी ऐसा लगता कि सीता मेरी हद से ज़्यादा केयर कर रही है। वो मुझे हर हाल में खुश देखना चाहती थी। एक दिन एक शाम पार्क में टहल रहे थे। मैंने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और सीता वाइट सूट में थी। तब सीता बार बार मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब सीता खिलखिलाकर अपने शांत स्वभाव में हंसी और कहा, कौन कहता है तुम वेटर हो? मैंने सीता को जवाब दिया, किसी की शक्ल व सूरत देखकर उसे परखा नहीं जाता। खूबसूरत होने से जिंदगी की फिक्र और समस्याएं कम नहीं होते। तब सीता बड़े लाड से मुझे कहती, तुम्हारी इज्जत तो मेरे दिल में है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सादा स्वभाव, ये सब कीमती चीज मेरे दिल में है। उसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। मैं सीता की बात सुनकर एकदम टहलते टहलते रुक जाता। सीता को कहता, मैं तो एक थर्ड क्लास का आदमी हूँ, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की हो। हम दोनों में कोई मेल नहीं है, बहुत फर्क है। सीता फिर मुस्कुराते हुए कहती, तुम जानते हो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, बल्कि अच्छाई और इंसानियत की कदर करने की परवरिश दी है। इंसान का खून एक ही है और मैं उन चीज़ों को कुछ भी नहीं समझती। बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। सीता, मुझ पर इतना भरोसा मत करो, कहीं मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ ना दूँ। मेरे इस तरह कहने से सीता की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते और कहती, संजू, अब मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के अमानत नहीं बन सकती। जब तुम ना मिले तो समझना मेरे लिए दुनिया जिंदगी बेकार है, सब बेनाम है। तब मैं सीता की गुलाबी होठों पर उंगली रख देता और कहता, जितना तुम मुझे चाहती हो उससे बढ़कर मैं तुम्हें चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? मैंने जिंदगी में सिर्फ परेशानियाँ और समस्याओं को ही देखा है। संजू, क्या तुमने अभी तक अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? सीता ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, नहीं। मैंने सोचा गांव जाऊंगा, तब माँ से आराम से बैठकर उनको बताऊंगा। सीता पूछती, तुम्हारी माँ मान जाएगी? तब मैं कहता, सीता, जिसने खुद को भूखा रखकर मुझे निवाला खिलाया तो कैसे मुमकिन है वो मेरे दिल की आवाज़ न सुने?
अब मैं कल गांव जा रहा हूँ, तुम प्रार्थना करना। तब सीता एकदम बैठ गई और सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लेकर प्रार्थना के लिए हाथ उठा लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। वह कितनी मासूम सी गुड़िया लग रही थी। पर फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, देखना तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। सीता से मेरी आखिरी मुलाकात थी। जब गांव गया तो मम्मी की हालत बड़ी नाजुक थी। बस वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझसे वादा लेकर इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद बहुत अकेला रह गया था। फिर माँ का वादा निभाने दोबारा गांव आया। सीधा आंटी के घर गया। आंटी बाहर आंगन में तवे पर रोटियां बना रही थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई और गले से लगाए, हौसला रख बेटे, तेरी माँ तो तुझ पर बड़ा मान था, हरदम तेरी ही तारीफें करा करती थी। आंटी के इस तरह कहने पर मेरी आंखें भीग गई। मेरा दिल किया मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं, मगर शायद फिर भी गम हल्का न होता। वे आंटी मुझे कमरे में ले आई और चारपाई पर बिठाया। आंटी जो कभी बड़ी तंदुरुस्त हुआ करती थी, अब वह ऐसी नहीं थी, अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने हिचकिचाते हुए आंटी को कहा, मेरी माँ ने जाते जाते मुझसे वादा लिया है, और ये कहकर मैंने नज़रें झुका ली। आंटी ने कहा, बेटा तुम कितने प्यारे माँ के बेटे हो जो अपना वादा निभाने आ गए हो, मगर तुझ पर कोई दबाव नहीं है। हम साधारण से लोग हैं और लता तो बहुत ही साधारण है। फिर तू सोच समझ ले। आंटी ने कहा, मैं सोच समझ कर ही तो आया हूँ। मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ और देर करनी चाहिए। आंटी ने कहा, भगवान तुझे हमेशा अपने साए में रखे। बेटा लता के साथ तेरी शादी कर देते हैं। आंटी ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और फिर मैं शहर आ गया। मैंने अपना नंबर बंद कर लिया और सीता से कोई बातचीत नहीं किया। अब मैं किस मुंह से सीता से बात करता। अगले 3 महीने तक मैं बहुत दिमागों के उलझन में उलझा रहा। तो माँ हमेशा मेरे सपने में आती और कहती, मुझे हर पल यही लगता है कि मैं अपनी माँ का वादा निभाए बिना ही इस दुनिया से न चला जाऊँ। अगले महीने लता के साथ मैंने साधारण तरीके से मेरी शादी हो गई और मैं उसे लेकर शहर आया। रेस्टोरेंट के मैनेजर को मेरी शादी का पता हुआ तो उसने मुझे बुलाया और कहा, संजू तुम हमेशा यहाँ लोगों को खाना खिलाते हो, कल तुम्हारा और तुम्हारे मिसेज का खाना हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से होगा। मैंने वापस आकर लता को कहा कि लता मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ कल खाने पर मैनेजर की तरफ से इनवाइट किया गया है। लता ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, आप कहेंगे तो चल पड़ूंगी। लता बहुत साधारण सी लड़की थी, बस उसे अपने पति की बात माननी थी और मेरी किसी भी बात का जवाब ना में नहीं देती थी। मैं लता के साथ बैठकर खाना खा रहा था, उससे बातें कर रहा था कि अचानक सीता रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। उसने स्टाफ से मेरा पूछा तो उसने बताया कि मैं अपने मिसेज के साथ यहाँ खाना खा रहा हूँ। बस सीता तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे लता के साथ देखकर चक्कर खाकर गिर गई। मैं उस टाइम उसके चेहरे पर बहुत तकलीफ के असर देख रहा था। लता भी घबरा गई। आखिर माजरा क्या है? सीता मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। सीता ने मुँह से कुछ भी नहीं बोला। जितनी तेजी से वह आई थी उतनी ही तेजी से वापस चली गई। उसके जाने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा। मैं पूरा पानी का जग पी लिया, फिर भी मेरे दिल में आग सी लगी हुई थी। मैं सोच रहा था कि सीता पर इस टाइम क्या बीत रही होगी। मैं लता के साथ फ्लैट में वापस गया। मैं सोच रहा था शायद लता मुझसे सीता के बारे में पूछेगी, मगर लता ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। मैं लता के चेहरे को गौर से देखने लगा। सांवले रंग, लंबे बाल, तीखी सी नाक, सर पर पल्लू हमेशा रखती थी। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? मैं लता को देखकर सोच रहा था कि मैंने खुद ही लता से बात किया और उससे कहा, लता। तब लता ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, जी। मैंने कहा, तुम्हें पता है वह लड़की कौन थी? उसकी तरफ से जवाब आया, नहीं मुझे नहीं पता। मैंने तब कहा, तुम जानना नहीं चाहोगी? लता ने कहा, आपकी मर्जी, अगर आप बता दोगे तो। मैंने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मेरे इस जवाब पर लता ने चौंक कर मुझे देखा और सर झुका लिया, शायद कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया और सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर लंबे लंबे धुएं फेंकने लगा। ऐसे ही सड़क पर यूं ही इधर उधर घूमता रहा। आधी रात के करीब वापस कमरे में आ गया। लता जाग रही थी तो मैंने लता को देखकर कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? लता ने कहा, नहीं सोई, नींद नहीं आई, आपका इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, क्यों? मुझसे कुछ कहना था? उसने कहा, नहीं तो आपने कुछ खाना है तो बना दूं? मैंने जवाब दिया, हाँ, 1 कप चाय लाओ। चाय बनाने लग गई। थोड़ी ही देर में लता चाय का कप हाथ में लेकर आई। मैं चाय लेकर पीने लगा।
फिर उससे कहा, कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा, कुछ दिन वहाँ बिताओ। मैं कुछ दिन बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। लता ने कहा, जी अच्छा है। मैं बेड पर लेट गया, आंखें मूंद ली। इतने मैंने अपने सर पर लता के हाथ का दबाव महसूस किया। वह धीरे धीरे मेरा सर दबा रही थी। मैं सोचने लगा, उसे कैसे पता कि मेरे सर में दर्द है। दूसरे दिन मैं सुबह सुबह ही लता को गांव छोड़ आया। वापस शहर आकर सोचने लगा, एक दफ़ा सीता से मैं ज़रूर मिलूंगा और उससे सब कुछ बताऊंगा। न जाने कितनी गलतफहमियां अपने दिल में लिए जल रही है। खैर, मैं रूटीन के हिसाब से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था कि रियाज मेरे पास आया और कहा, रिसेप्शन पर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, वहाँ जाओ। मैं रिसेप्शन पर गया। वहाँ एक दुबला पतला सा लड़का, कम उम्र का लड़का खड़ा था, जो बहुत परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। मुझे देखकर कहा, आप संजू भाई हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। उसने कहा, मैं अनूप हूँ, सीता का भाई। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, सीता दीदी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वह इस टाइम अस्पताल में एडमिट है और बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है और सिर्फ आपका नाम ले रही है। डॉक्टर कहते हैं जिसका नाम ले रही है उसे जल्दी से जल्दी लेकर आओ। ये सुनकर मेरे दिमाग में आंधियाँ चलनी शुरू हो गई। मैनेजर को बताए बगैर जल्दी से अनूप के साथ बाहर निकल गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में हम लोग प्राइवेट अस्पताल में अनूप के साथ दौड़ता हुआ इमरजेंसी वार्ड तक आ गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ लोग परेशानी में बैठे हुए थे। एक आदमी सर झुकाकर बैठा था। अनूप ने आते ही उससे कहा, पापा, मैं संजू भाई को साथ ले आया हूँ। उस आदमी ने सर उठाया। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। शायद उनकी भी यही हालत थी। वह इंस्पेक्टर दीपक था। उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। उन्होंने जल्दी से मुझे कहा, तुम वही हो ना जो मुझे उस रात मिले थे? मैंने कहा, जी अंकल। अब उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने बच्ची की ज़िंदगी तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। एक दफ़ा मेरी बच्ची से मिल लो। मैंने उनके हाथों को पकड़कर कहा, अंकल भगवान के लिए मुझे शर्मिंदा ना करो, टाइम इन बातों का नहीं है। अब जल्दी से मुझे सीता के पास ले चलो। मुझे लेकर इमरजेंसी वार्ड में गए। वहाँ कुछ डॉक्टर मौजूद थे। एक बड़ी उम्र का डॉक्टर इंस्पेक्टर दीपक के पास आया और कहा, हमने आपकी बेटी का माइंड वॉश कर दिया है, मगर वह बहुत ज़्यादा दिमागी तकलीफ में है। इंस्पेक्टर दीपक ने जवाब दिया, मेरी बेटी जिसका नाम ले रही थी वो यही लड़का है। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा, मुझे एक तरफ ले गया और कहा, बेटा तुम कोई भी हो, ये समझ लो ये एक ज़िंदगी का सवाल है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम उस बच्ची को कैसे डिप्रेशन से बाहर निकालते हो। और हाँ, तुमने उस बच्ची को सिर्फ उम्मीद ही देनी है। उम्मीद उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। मैंने कहा, जी अच्छा होगा। सीता को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। डॉक्टर के कहने पर ऑक्सीजन मास्क उतार दिया गया था। डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बाहर चला गया और इंस्पेक्टर दीपक भी साथ चला गया था। सीता को इस हाल में पहुंचाने वाला मैं ही था। मुझे खुद अपने आप से घिन आ रही थी। मैं रो रहा था, मेरा दिल भी रो रहा था। जो सीता मेरी आंखों में आंसू भी न आने देती, आज मेरी वजह से इस हाल में पहुंची थी। मैं सीता के पास बेड पर पहुंचा और उसे देखा। बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। उसकी आंखें बंद थी और एक ड्रिप उसे लगी हुई थी। मैं बैठ गया। सीता की ये हालत देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं सीता को बुलाया। सीता चुप थी। मैं धीरे धीरे पुकारता रहा। सीता की आंखों में हल्की सी आहट शुरू हो गई। सीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। संजू तुम हो? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारा संजू। क्यों खुद के साथ ऐसा कर रही हो सीता? तब सीता बोली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बेकार है, बेनाम है। मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं सीता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था मेरी जान। मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत मजबूर था, इतना मजबूर, इतना, आज तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर दीपक तुम्हारे लिए मजबूर हैं। ज़िंदगी के मजबूरी में इतने भरोसे का खून हो गया। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। तब सीता की तेज़ सांस कुछ धीरे हो गई। उसने धीरे धीरे से आंखें खोली। सीता की आंखों में आंसू थे जो उसके गुलाबी गालों को लिपट कर नीचे गिर रहे थे। जल्दी से उन आंसुओं को अपने हथेली से रोका और कहा, सीता मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम्हें मैं खुद से कभी दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे भरोसे और मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ। सीता मेरी तरफ देख रही थी। तब मैंने सीता को कहा, मिस सीता, आप एक वेटर से शादी करना पसंद करोगी? जो है तो वेटर, मगर देखने में हीरो है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पर सीता के लबों पर मुस्कान आ गई थी जिससे मुझे अपनी तरफ कर लिया था। खुशी के पल थे। इतने में दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आ गया था। सीता को यूं मुस्कुराता देखकर उसने मुझे थपकियां दी और इंस्पेक्टर दीपक के साथ अनूप और एक औरत और भी थी।
जो शायद सीता की माँ थी, वह भी अंदर आ गई। सीता की अच्छी हालत देखकर सबको चैन आ गया। सीता के माँ बाप सीता से लिपट गए, अपनी बेटी को चूमने लगे। डॉक्टर ने कहा अब यहाँ कोई रोएगा नहीं, सीता के लिए ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर दीपक के साथ मैं बाहर गया था, मुझे अस्पताल की कैंटीन में ले गए, चाय मंगवाई और मेरी तरफ गौर से देखा और कहा बेटा, माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। मैं सीता की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। अगर सीता को कुछ हो जाता तो ये समझो हम सब मर जाते, लेकिन पुलिस वाला हूँ, मेरा दिल मेरी बच्ची के लिए धड़कता है। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, तुम एक अच्छे बच्चे हो और अच्छे इंसान भी हो। तुमने शायद ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। तब मैंने आंखें झुका ली और कहा अंकल मैं बेकसूर हूँ, मगर मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता जो मैंने किया। और फिर मैंने इंस्पेक्टर दीपक को माँ के वादे का और लता से शादी और सीता के साथ जो मेरा संबंध था वह सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर दीपक मेरी बातें सुनकर चुप हो गया था। फिर बोला अब तुमने क्या सोचा है? मैंने जवाब दिया मैं वही करूँगा जो सीता के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। तब इंस्पेक्टर ने कहा कुछ भी करने से पहले सोच लेना। एक बूढ़े माँ बाप जो कि अपनी बेटी के बगैर जी नहीं सकता, उसकी माँ को जो बेटी के मौत का सदमा नहीं सह सकती, उसके भाई को अपनी बहन को टूटकर प्यार करता है। मैंने इंस्पेक्टर को कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। फिर मैंने इजाज़त लेकर वहाँ से वापस आ गया। मुझे बहुत जल्दी कई फैसले करने थे। मैंने कमरे से सारा सामान लेकर सीधा गांव चला गया। लता मुझे देखकर हैरान हुई और कहा आप इतनी जल्दी वापस आ गए मुझे लेने? मैंने लता को कहा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लता ने जवाब दिया करिए ना। मैंने कहा इस तरह नहीं, तुम अपनी माँ को बुलाओ। तब लता परेशान हो गई और कहा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने लता को कहा नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम मेरी मम्मी का सपना हो और मेरी माँ का सपना गलत नहीं हो सकता। खैर जाओ और आंटी को बुलाओ। तब वह अपनी मम्मी को साथ लेकर आई। आंटी ने मुझे देखकर कहा बोलो बेटा। मैंने कहा जी सब ठीक है, ज़िंदगी का एक फ़ैसला लेने वाला हूँ तो आपसे भी कुछ राय लेना चाहता हूँ। तब आंटी ने कहा बोलो बेटा क्या बात है? तब मैंने कहा आंटी अगर एक इंसान मर रहा है तो क्या उसे बचाना चाहिए? मम्मी ने कहा बिल्कुल, ज़िंदगी भगवान की तरफ से बहुत बड़ी भेंट है। अगर तुम्हारे कुछ करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो उसे ज़रूर बचाओ। फिर मैंने आंटी को कहा मैं लता से शादी करने से पहले किसी और से मोहब्बत करता था। फिर मैंने सीता और उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सब बातें सुनकर आंटी चुप हो गई थी। तब मैंने कहा कि आप क्या कहती हैं? आंटी ने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मगर मैं तो वही कहूँगी जिसमें मेरी बेटी का भला होगा। अच्छा यही होगा कि जो भी करो अपनी पत्नी की रजामंदी से करो। ये कहकर आंटी उठकर चली गई। तब मैंने लता को बुलाया। लता मेरे पास आकर बैठ गई और मैं लता के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा लता मेरी तरफ देखो। तब लता ने मेरी तरफ देखा। मैंने पहली दफ़ा लता की आंखों में आंसू देखे। मैंने लता को गले से लगा लिया और लता मेरे गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। मैं लता को दिलासा दिया लता मत रो, तुम्हारा रोना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई तो मेरी माँ को तकलीफ़ होगी। देखो लता मैं तुम पर जुल्म नहीं करना चाहता, मगर यहाँ सवाल किसी की ज़िंदगी का है। अगर मैंने सीता को नहीं अपनाया तो वह मर जाएगी और उसका कातिल मैं बनूंगा। चाहे मुझे कातिल की सज़ा मिले, मगर मैं रहूँगा एक कातिल ही तो। क्या तुम एक कातिल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो? तब लता ने मेरे होठों पर हाथ रख दिया कि भगवान के लिए मेरी खुशी आपकी खुशी है, बस मुझे खुद से दूर न करना। मैं कभी आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैंने लता को गले से लगाया और मुझे इतना सुकून मिला जिसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों बाद मैंने सीता के साथ भी बिल्कुल साधारण तरीके से शादी कर ली थी। उसे मैं लेकर गांव आ गया। सीता को भी लता और माँ से किए गए वादे के बारे में सब कुछ बता दिया था। सीता ने शादी की पहली रात मुझसे कहा संजू जिस तरह मेरा तुम पर हक है ना, उसी तरह लता भी है, और मैं तुम्हें लता की कभी हक मारने नहीं दूंगी। मैंने कहा सीता मैं जानता हूँ तुम इतनी अच्छी सोच की मालकिन हो, इसलिए तो तुम्हें अपनाया है। मुझे तुम पर और लता पर सारी ज़िंदगी फ़ख्र रहेगा, जो मेरी मजबूरियों को बड़े अच्छे से समझ रही हो। सीता ने कहा तो अब क्या हमने शहर नहीं जाना? मैंने कहा नहीं सीता, मैंने माँ के साथ यहाँ अपना बचपन बिताया है। यहाँ मेरी माँ की यादें हैं और यादें मुझे सुकून देती है। यहाँ हर जगह मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। यहाँ मुझे उदासी नहीं होती। तब सीता ने कहा जैसा आप चाहें।
संजू, मैंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है। दूसरे दिन सीता और लता इकट्ठे बैठे हंसकर बातें कर रही थी। मैं आसमान की तरफ देखा जो नीला साफ साफ रंग का लहरा रहा था। मेरी जिंदगी की अंधेरी रात खत्म हो चुकी थी। अब जिंदगी में हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। हर जगह मेरे लिए उजाला ही उजाला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।